नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डायरिया में पहले 2 दिन शरीर को कितने तरल पदार्थ की जरूरत यानी फ्लूइड रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 500 मिली प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 500 से 600 मिली प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है वो है 150 से 200 मिली प्रति घंटा, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 100 से 150 मिली प्रति घंटा। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी 150 से 200 मिली प्रति घंटा तरल पदार्थ की शरीर को आवश्यकता होती है डायरिया में। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों का कितना % भाग कैल्शियम से निर्मित होता है या कैल्शियम का बनना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 70%, दूसरा ऑप्शन है वो 80%, तीसरा ऑप्शन है वो है 90% और जो चौथा ऑप्शन है वो है 99% यानी 99%। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी 99% भाग होता है जो हड्डियों का वो कैल्शियम से बनना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साइको यौन चिकित्सा के अनुसार किस उम्र में व्यक्तित्व विकास शुरू होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 0 से 1 साल, दूसरा ऑप्शन है 13 से 14 साल, तीसरा ऑप्शन है 1 से 2 साल और जो चौथा ऑप्शन है वो है 14 साल के बाद। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 14 साल के बाद। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर मरीज को लिथियम चिकित्सा या लिथियम थेरेपी दी जाती है तो मुख्य नर्सिंग का क्या काम होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है कि मरीज को आराम दे, दूसरा ऑप्शन है जांच करे, तीसरा ऑप्शन है दवाई समय पर दे और जो चौथा ऑप्शन है वो है प्रत्येक 6 हफ्तों में पेशाब की जांच करे। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, जांच करे, यानी जांच करना मुख्य कार्य होगा उस टाइम। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी अवस्था एनआईडीडीएम हेतु रिस्क फैक्टर है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फैटी डाइट, दूसरा ऑप्शन है वो है हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है वो है धूम्रपान और जो चौथा ऑप्शन है वो है मोटापा। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मोटापा। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से पेप्टिक अल्सर का क्या कारण है, यानी पेप्टिक अल्सर का क्या कारण है। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है कि काम से संबंधित अवसाद, दूसरा ऑप्शन है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है वो है खाने में अधिक वसा और जो चौथा ऑप्शन है वो है आनुवंशिक कमी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण जो पेप्टिक अल्सर का कारण है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गर्भवती स्त्री के इम्यूनिटिक द्रव्य का भूरा तम्बाकू रंग संकेत है। इसमें अब जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पोस्ट मैच्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है वो है फिटल डिस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन है वो है इंट्रा यूरेटाइन डेथ और जो चौथा ऑप्शन है वो है रिसेस हिमोलिटिक रोग। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी, इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो दोस्तों ऐसा ही सेम क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में भी एक था कि यदि महिला का इम्यूनिटिक द्रव्य सुनहरे रंग का है तो ये मतलब किस टाइप का संकेत है। इसमें भी ये 4 सेम ऑप्शन थे कि पोस्ट मैच्योरिटी, दूसरा ऑप्शन था फिटल डिस्ट्रेस, तीसरा ऑप्शन था इंट्रा यूटेराइन डेथ और जो चौथा ऑप्शन था वो था रिसेस हिमोलिटिक रोग। तो दोस्तों इसमें जो मतलब राइट ऑप्शन है वो है डी, रिसेस हिमोलिटिक रोग, यानी सुनहरे रंग का संकेत है वो ये है रिसेस हिमोलिटिक रोग। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि परसुआ सेप रोग यानी प्री एक्लेम्पसिया में यूरिन में आने वाला प्रोटीन। तो इसके लिए अब जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है वो ग्लोबुलिन और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एल्बुमिन, यानी एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो यूरिन में आता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है क्रोध, तीसरा है क्षतिपूर्ति और जो चौथा ऑप्शन है वो है हस्तकौशल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, क्षतिपूर्ति। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि डायफ्राम में से क्या आर पार नहीं होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओस्टियोफेगस, दूसरा ऑप्शन है वो है आरोटा, तीसरा ऑप्शन है वो कैरोटिड आर्टरी और जो चौथा ऑप्शन है वो है इन्फीरियर वेना केवा। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, कैरोटिड आर्टरी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जबड़े की निचली हड्डी कहलाती है।
इसमें अब जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है मैक्सिला, दूसरा ऑप्शन है वो है मैंडिबल, तीसरा ऑप्शन है वो जाइगोमेटिक हड्डी और जो चौथा ऑप्शन है वो है हायोइड हड्डी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मैंडिबल, यानी जबड़े की निचली हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है और जो ऊपरी हड्डी होती है उसे मैक्सिला कहा जाता है, और मैक्सिला से ऊपर जाइगोमेटिक हड्डी होती है और जो हायोइड बोन होती है वो गले में होती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कार्पल बोन की संख्या कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 10, दूसरा ऑप्शन है वो है 6, तीसरा ऑप्शन है वो है 8 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 12। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, 8, यानी कार्पल बोन की जो संख्या होती है वो 8 होती है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है वो है नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है वो है रीनल पिरामिड और जो चौथा ऑप्शन है वो है कलेक्टिंग डक्ट। तो दोस्तों इसमें जो यानी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ही बताना है, इसलिए आप इसका जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन था एक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन था अल्ट्रासाउंड और जो चौथा ऑप्शन था वो था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अल्ट्रासाउंड, यानी सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है। इसी तरह जो अभी हमने क्वेश्चन पूछा कि गुर्दे की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, रीनल पिरामिड और कलेक्टिंग डक्ट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि किसके अनुसार बुद्धि एक स्वाभाविक प्रकृतिदत्त मानसिक योग्यता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वर्ट, दूसरा ऑप्शन है वो है स्टर्न, तीसरा ऑप्शन है वो विने और चौथा ऑप्शन है वो है टर्मेन। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, वर्ट, यानी वर्ट के अनुसार बुद्धि एक स्वाभाविक प्रकृतिदत्त मानसिक योग्यता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साइक्लोसदर्शी विकास को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है F22, दूसरा है वो है F24, तीसरा है वो है F21 और जो चौथा है वो है F26। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, F21। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्यक्तित्व का माप करने की विधि है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रक्षेपी, दूसरा ऑप्शन है वो निर्धारण मापनी, तीसरा ऑप्शन है वो है व्यक्तित्व इन्वेक्ट्रीज और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयोगक्षमी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उपयोगक्षमी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पोस्ट कॉर्ब में आर का संबंध है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है रिलीविंग, दूसरा ऑप्शन है वो है रिवार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है वो है रिमेम्बरिंग और जो चौथा ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है डी, रिपोर्टिंग। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शरीर के कुल भाग में से कितना भाग द्रव्य से निर्मित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है 80%, दूसरा ऑप्शन है वो है 60%, तीसरा ऑप्शन है वो 70% और चौथा ऑप्शन है वो है 50%। तो काफ़ी दोस्तों इजी क्वेश्चन है और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 70%। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मूत्राशय के कैंसर के प्रमुख लक्षण है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है सुप्रा जघन दर्द, दूसरा ऑप्शन है वो है पेशाब में जलन, तीसरा ऑप्शन है वो है स्टेनलेस हिमेचूरिया और जो चौथा ऑप्शन है वो है अनैच्छिक प्रतिधारण। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, स्टेनलेस हिमेचूरिया, जो मूत्राशय के कैंसर का प्रमुख लक्षण है। अब हिमेचूरिया का मतलब होता है पेशाब में खून आना। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शल्य चिकित्सा का जनक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वो है सुश्रुत, तीसरा ऑप्शन है वो है मैकडूगल और जो चौथा ऑप्शन है वो है कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, सुश्रुत, जिसे मतलब सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बच्चे को स्पंज बाथ देने हेतु जल का तापमान होता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है 60 से 70 फेराडे, दूसरा ऑप्शन है वो है 70 से 80 फेराडे, तीसरा ऑप्शन है वो है 80 से 90 फेराडे और जो चौथा ऑप्शन है वो है 90 से 100 फेराडे। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 70 से 80 फेराडे। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।